प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित समस्त अभ्यर्थियों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत। सामान्य विज्ञान के इस प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित कुल 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा पूर्णतः शुद्ध व सटीक बताए जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए बेहतर साबित होंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में पूछा है कि स्वच्छ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से जमीन पर उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकिरित करते हैं, और वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो बादलों वाली रातें हैं वो गर्म होती हैं क्योंकि बादल हैं वो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं। विकल्प बी है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर 2 नंबर के सवाल में बैरोमीटर फटन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसमी दशा है वो इंगित होती है। बैरोमीटर के पारे में अगर किसी प्रकार की कोई गिरावट आ रही है तो वो इस बात का सूचक है। तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत व शुष्क मौसम, उष्ण व उज्ज्वल मौसम। तो अचानक बैरोमीटर के पारे में गिरावट है वो तूफानी मौसम को इंगित करेगी। विकल्प 1 है वो इसका उत्तर होगा। तीसरे सवाल में प्रकाश विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत से प्रकाश में और प्रकाश से विद्युत में और यांत्रिक से प्रकाश में और यांत्रिक से विद्युत में। तो प्रकाश विद्युत सेल है उसमें प्रकाश से जो ऊर्जा है वो विद्युत में रूपांतरित होती है। विकल्प बी है वो इसका सही उत्तर होगा। चौथे नंबर के सवाल में स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा और क्रोमियम की मात्रा। तो कार्बन जो स्टील है उसको अगर कठोरता अगर हम प्रदान करेंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ा देंगे। विकल्प ए है वो राइट आंसर होगा। फिर 5 नंबर के सवाल में यदि जल से भरे हुए बर्तन में किसी छड़ को आंशिक रूप से डुबोया जाए तो यह डूबने के बिंदु पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि जल की सतह पर अपवर्तन होता है, जल की सतह पर परावर्तन होता है और जल की सतह पर व्यतिकरण होता है और जल में वायु के कारण गति होती है। तो जल में डूबी हुई जो छड़ है वो डूबे हुए स्थान पर बिंदु से मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण है कि जल की सतह पर अपवर्तन होता है। विकल्प 1 है वो इसका उत्तर होगा। और अपवर्तन वह घटना है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से दूर हटती है, तब ये घटना होती है और इसी के कारण ये जो छड़ है ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे के सवाल में पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन व जल से, थूक से और कुत्ते के काटने से। तो पोलियो का वायरस से शरीर में प्रवेश करने का जो माध्यम है वह है दूषित भोजन व जल से। बी विकल्प है वो उत्तर होगा। 7 नंबर के सवाल में एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, प्रजनन में। तो एंजाइम है एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। बी विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। आगे 8 नंबर सवाल में दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH जो सोडा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कास्टिक सोडा है, और Na2CO3 है वो सोडियम कार्बोनेट है जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं। NaSCO3 है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, और CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसमें जो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो विकल्प नंबर बी में है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका उत्तर होगा। फिर 9 नंबर का सवाल है उसमें है कि सुबह का सूर्य इतना गर्म प्रतीत नहीं होता जितना दोपहर का। इसका कारण है सुबह सूर्य की किरणें ठंडे माध्यम से होकर आती हैं, सुबह सूर्य की किरणें धीरे चलती हैं और सुबह कार्य का ताप कम होता है क्योंकि वह लाल दिखता है, और सुबह के समय सूर्य की किरणों को अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है।
तो सुबह का सूर्य इतना गर्म प्रतीत नहीं होता जितना दोपहर का। इसका कारण ये है कि सुबह के समय सूर्य की जो किरणें हैं उनको बहुत लंबा मार्ग है वो तय करना पड़ता है। तो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे के सवाल में, पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त का दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त का दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो पहाड़ों की अगर हम कभी यात्रा करते हैं तो कभी कभार नाक व मुंह से खून है वो बहने लग जाता है। तो उसका कारण ये है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है, जिसके कारण अपने शरीर में इस प्रकार की जो घटना है वो हमारे साथ होती है। फिर 11 नंबर सवाल में, क्यूरी मात्रक है वायु कणों की ऊर्जा का, रेडियो सक्रियता का, अर्धआयु का और वायु कणों की तीव्रता का। तो क्यूरी मात्रक है वो रेडियो सक्रियता का है। विकल्प बी है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे के 12 नंबर के सवाल में, कैंसर उपचार के लिए किस तत्व के विकिरण का प्रयोग किए जाते हैं। कैंसर की जो बीमारी होती है उसमें इन जो नीचे दिए गए जो तत्व हैं इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन, कोबाल्ट, आयोडीन और फास्फोरस का। तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 है, उसका हम प्रयोग करते हैं, जिसकी जो गामा किरणें हैं उनका जो शरीर है उस पर किसी भी माध्यम से उन किरणों का प्रहार किया जाता है, जिससे कैंसर की जो बीमारी है उसके उपचार में कोबाल्ट 60 है उसका उपयोग करते हैं। फिर है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। H2CO3, HNO3, H2SO4 और HCl। इसमें H2CO3 है वो कार्बनिक अम्ल है और HNO3 है वो नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है और HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो रसायन उद्योग में जो मूल रासायनिक माना जाता है वो H2SO4 को माना जाता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और H2SO4 है वो कार की बैटरियों में भी प्रयुक्त किया जाने वाला एक रसायन है। तो इसमें H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो इसका उत्तर होगा। विकल्प सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर के सवाल में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में दिया है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण नीचे दिया गया है कि धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर जल जाती है। इसमें नीचे कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो सोडियम जो धातु है, सोडियम को हम हमेशा मिट्टी के तेल में है वो रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा वैसे ही ये जलने लग जाएगा। तो इसमें कथन ए और आर हैं ये दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसीलिए विकल्प ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 15 में, वृक्क जब काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि शरीर में किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो मनुष्य के रक्त में विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है। अब किडनी है वो हमारे शरीर की जो खून है उसमें जो विषाक्त तत्व हैं उनको दूर करने का काम करती हैं, लेकिन जब अगर वो काम करना बंद कर देती है तो यहाँ पर यह पूछा है कि रक्त में से विषाक्त तत्व हैं उनको पृथक किस माध्यम से किया जाएगा। डायलिसिस द्वारा, बायोप्सी द्वारा, एंजियोग्राफी द्वारा और अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो डायलिसिस प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम हैं वो शरीर के मनुष्य के जो रक्त के विषाक्त तत्व हैं उनको हम दूर करेंगे। फिर मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम होता है कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है। मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क। तो इसमें मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही वह भाग है जहाँ पर मनुष्य को सोचने और समझने की जो शक्ति है वो वहीं से मिलती है और मनुष्य की सभी जो यानी कि नियंत्रित क्रियाएं होती हैं वो सेरिब्रम के माध्यम से ही होती हैं। तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा भाग भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भाग भी मनुष्य के मस्तिष्क का माना जाता है। फिर 17 में,
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तावतल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। तो इसमें जो निकट दृष्टि दोष है, ये इसमें मनुष्य को क्या है कि निकट की वस्तुएं हैं वो तो एकदम से स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं हैं वो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। विकल्प बी है वो इसका उत्तर होगा। जबकि उत्तल लेंस है ये दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के अंतर्गत दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती, इसके लिए उत्तल लेंस हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी होगा, अवतल लेंस इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 18 में परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? तना, फूल, पत्ती और जड़। परागकण हैं वो पौधे के फूल में उत्पन्न होते हैं। विकल्प बी है वो इसका उत्तर होगा। 19 में माचिस की तिलियों के सिरे पर होता है लाल फास्फोरस और सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर और लाल लेड, पोटेशियम रेत तथा सल्फर, सल्फर और पोटेशियम क्लोरेट। माचिस की तिलियों पर जो तत्व लगा होता है, जो यानी कि जैसे ही हम माचिस के साइड में जो तत्व लगा होता है उस मेटल पर अगर हम उस तिल्ली को अगर रगड़ेंगे तो तिल्ली है वो जल उठेगी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो माचिस की तिल्ली के जो सिरे पर लगा हुआ जो तत्व है वो होता है लाल फास्फोरस और सल्फर। इस वजह से माचिस की जो तिलियाँ हैं वो जलती हैं। 20 में कोयला खदानों में विस्फोट के लिए समझा जाता है कि इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है कि कोयले की खदानों में विस्फोट करने के लिए जो प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी है? एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। तो कोयले की खदानों में विस्फोट के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है वो मीथेन होती है। विकल्प डी है वो इसका उत्तर होगा। जबकि एसिटिलीन गैस है वो वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस है वो जिसको CO गैस भी बोलते हैं, ये एक जहरीली गैस है। और हाइड्रोजन गैस है ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जल बनाने का काम करती है। तो हाइड्रोजन जल बनाने में प्रयुक्त एक प्रकार की गैस है। फिर है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं और इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सड़क पर लगे हुए जो पीले लैंप हैं उनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो पीले लैंपों में सोडियम का हम प्रयोग करते हैं। 22 में बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बम धमाकों के समय मनुष्य की किसी भी प्रकार से रक्षा कर सकें। तो ऐसे पदार्थ अगर हम बनाना चाहें तो वो किस पदार्थ का प्रयोग करके हम बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाएंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC भी कहते हैं, पॉलीएमाइड, पॉलीएलिथीन और पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट है उसका प्रयोग करके हम बुलेट प्रूफ पदार्थ हैं वो बनाते हैं। विकल्प डी है वो इसका उत्तर होगा। फिर बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल जो डीजल होता है उसका एक वैकल्पिक स्रोत है। हालांकि ये तुलना में डीजल जितनी गुणवत्ता है वो इसमें नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको वैकल्पिक ईंधन के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो बायोडीजल है वो किस वनस्पति का उपयोग करके हम बनाते हैं? गन्ना, सफ़ेद मूसली, सनाई और रतनजोत। तो रतनजोत जिसको होहोबा जोजोबा के नाम से भी पुकारते हैं, ये एक प्रकार की वनस्पति है जो हमारे देश में इजराइल से आयातित एक प्रकार की वनस्पति है जिसका उपयोग करके हम बायोडीजल है वो बनाने का काम है वो करते हैं। 24 में जल के लिए pH मान होता है, शुद्ध जल होता है उसका pH जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होती है? pH मान है उसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि कोई जो तत्व है वो अम्लीय है या क्षार है। तो pH वैल्यू है वो 1 से लेकर 14 तक होती है। अगर किसी भी विलयन का मान अगर 7 है तो ना ही तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। तो जल के लिए जो pH मान है वो कितना होगा? लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 8.5 या उससे अधिक। तो शुद्ध जल है उसका pH मान लगभग 7 होता है। तो जल की प्रकृति है वो ना ही तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। और जो pH
मान के लिए जो स्केल बनाई थी वो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने बनाई थी, और पीएच है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 25 में, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, और उपयुक्त बी और सी दोनों कारण हैं। तो नाइक्रोम का जो तार है वो हीटिंग के तार के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में उसका प्रयोग है, वो हम करते हैं जिससे हमारे को ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। तो नाइक्रोम का तार ही उसमें क्यों प्रयुक्त किया जाता है, ये हमारे से पूछा है। तो इसका कारण ये है कि एक तो ये है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो उच्च होता है। दूसरी बात, इसमें लाल तप्त होने पर ये ऑक्साइड नहीं बनाता है, कि ये चाहे कितना ही लाल क्यों ना हो जाए, इसमें ये ऑक्सीजन का सहारा नहीं लेता। जैसे अगर ये ऑक्सीजन का सहारा लेता तो ये जल जाता। लेकिन ये जो तार है ये इसी प्रकार के मेटल का बना हुआ होता है जिसके कारण ये अत्यधिक तप्त यानी कि लाल तप्त हो जाने पर भी ये टूटता नहीं है। तो इसमें विकल्प बी और सी है, ये दोनों कारण हैं, इसीलिए जो हीटर है उसमें एलिमेंट के रूप में इस तार का प्रयोग है वो किया जाता है। 26 में, किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए उस पर पंखे से हवा की जाती है, किस प्रक्रिया से वह शीघ्र ठंडा हो जाता है? चालन व संवहन व विकिरण। तो कोई वस्तु है, अगर उस पर हम पंखे से अगर हवा कर रहे हैं तो वो शीघ्र ठंडी हो जाती है, वो संवहन प्रक्रिया के कारण हो जाती है। किसी भी वस्तु के जो आपस के जो कण हैं वो अगर ऊष्मा का आपस में जैसे ट्रांसफ़र हो रहा हो, आपस में बदलाव हो रहा हो, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो अणुओं के मध्य आपसी जो प्रक्रिया है वो अणुओं के बीच में अगर किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव होता है ऊष्मा के रूप में, तो वो प्रक्रिया संवहन कहलाती है। फिर 27 में, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह की दर, जल का पृष्ठ तनाव, जल का घनत्व और जल का दबाव। तो वेंचुरीमीटर है उससे हम जल की प्रवाह की दर है उसको माप करते हैं। वेंचुरीमीटर के अंतर्गत एक छोटी पाइप लगी हुई होती है और वो पाइप है वो बीच में से काफ़ी पतली होती है और उसके बीच में जल का जो बहाव है वो किया जाता है और वहाँ पर एक मानक तत्व लगाया जाता है जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि जो जल की बहने की जो स्पीड है वो कितनी है, और वो इसी यंत्र के माध्यम से मापी जाती है। तो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे 28 में, वर्षा होने से पहले पसीना क्यों निकलता है? बादल ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण पसीने का वाष्पीकरण संभव नहीं होता, बादल वायु की गति को रोकते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा होने से पहले अगर पसीना निकलता है उसका कारण ये है कि वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण पसीने का जो वाष्पीकरण है वो हमारी बॉडी से संभव नहीं हो पाता है। पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसी वजह से यानी कि जो वर्षा है उससे पहले हमारे शरीर में पसीना है वो निकलता है। फिर है, एक तरफ कुछ आविष्कार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके आविष्कारक हैं। दो सूचियां दी गई हैं और उन सूचियों को हमारे को आपस में मिलान करना है कि कौन सा आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इनमें हमारे को आपस में मिलान करना है। एक तरफ रेडियोधर्मिता, आवर्त सारणी और क्वांटम सिद्धांत और एक्स किरणें, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो हम इनको एक एक करके मिलाएंगे। जैसे रेडियोधर्मिता है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है जो 1895 में उन्होंने रेडियोधर्मिता संबंधी सिद्धांत दिया था। दूसरा जो आवर्त सारणी है वो चार्ल्स मेंडलीव के द्वारा दी गई एक सारणी है जिसमें जो तत्व हैं वो अपने तत्वों की गुणों की विशेषता के अनुसार जिस पंक्ति में स्थानांतरित रहते हैं वो आवर्त सारणी है। तीसरा क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसके अलावा एक्स किरणें हैं उनकी खोज है वो रोंचदन ने की थी। तो 5 नंबर, इसमें जो सही विकल्प है वो 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 6, 4,
1.5 इसका सही उत्तर होगा। तो डी विकल्प है वो 29 नंबर के सवाल का उत्तर होगा। 30 में सन 1983 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन और डॉक्टर एस चंद्रशेखर। तो सन 1983 में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को प्राप्त हुआ था। और डॉक्टर एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं वो खगोलीय घटनाओं से संबंधित वैज्ञानिक थे और उनको सन 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 30 नंबर के सवाल का डी विकल्प है वो राइट आंसर होगा। 31 में परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समायवी और समन्यूट्रॉनिक और समस्थानिक। तो समस्थानिक वे हैं जिनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। विकल्प डी है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। विकल्प सी है वो इसका उत्तर होगा। फिर 33 में कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? अगर फल अगर कच्चे हैं और उनको अगर हमारे को पकाना है तो एक गैस का हम प्रयोग करेंगे, वो कौन सी है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन। तो एथिलीन गैस है उसका हम प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अमोनिया गैस है उसका हम जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस है उसका हम वेल्डिंग के रूप में उपयोग करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिसको CO गैस कहते हैं, ये एक जहरीली प्रदूषक गैस है। फिर कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल के द्वारा अंतरिक्ष में गई वह है डेल्टा, चैलेंजर, एरियन और कोलंबिया। कल्पना चावला जो अपने करनाल हरियाणा में जन्मी हुई एक भारत की नागरिक थी जो नासा एजेंसी अमेरिका की थी, उसके अंतरिक्ष शटल यानी कि एक यान के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी। उस यान का हमारे को नाम बताना है तो वो है कोलंबिया। कोलंबिया यान है वो 1 फरवरी सन 2003 को अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटते समय अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास शहरों के ऊपर विस्फोट के हो जाने से ये यान है ये धरती पर नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण कल्पना चावला है उसकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अपने साथ ही 7 अंतरिक्ष यात्रियों के सहित हो गई थी। फिर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया भारत जापान संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत अमेरिका संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत और विशुद्ध भारतीय अभियान के अंतर्गत। तो राकेश शर्मा है उन्होंने 3 अप्रैल सन 1984 को भारत और सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रवेश किया था और राकेश शर्मा ही भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे उस समय। फिर रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना, अंत अंगों में बहते रहना, त्वचा को लाल रंग देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रुधिर है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अपने शरीर में ये है कि मानव के जो शरीर है उसका टेम्परेचर है उसको स्थिर रखता है। फिर स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, प्रोटीएज, टाइलिन और एमाइलेज। तो एंजाइम है वो एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंजाइमों के नाम दिए गए हैं नीचे। तो इनमें से जो स्तनधारियों की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन भी है और एमाइलेज भी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है
वो हालांकि कोई नहीं हो पाएगा, ये पर्सन है वो डिलीट हो जाएगा। इसमें टाइलिन और एमाइलेज हैं, ये दोनों ही ऐसे एंजाइम हैं जो मनुष्य नहीं, जो जितने भी जो स्तनधारी हैं, मनुष्य भी स्तनधारियों की श्रेणी में आता है, तो उनकी लार में ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एंजाइम ऐसा है जो दूध है उसको अगर हम पीते हैं तो दूध के अंदर जो केसिन नामक तत्व होता है उसको पचाने का काम है वो रेनिन एंजाइम करता है। प्रोटीएज है वो शरीर में जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में बदलने का काम है वो प्रोटीएज एंजाइम के माध्यम से होता है। तो इस पर्सन, ये 37 नंबर जो पर्सन है ये डिलीट हो जाएगा। इसमें आपको ये पर्सन है, आप जितने भी जो प्रतियोगी हैं जो आप इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हो उनको आपको ये आपका सही पर मानना है। फिर है, निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? कलश पौधा, घटपर्णी, नागफनी और फीता पौधा। तो इनमें से जो मांसाहारी पादप है वो घटपर्णी पादप है। घटपर्णी पादप को मांसाहारी पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पादप के संपर्क में जो भी कीट आता है उसका ये तुरंत अपने अंदर भक्षण कर लेता है और उस कीट को एक तरह से उसका जीवन है वो समाप्त कर देता है। इसलिए घटपर्णी पादप है वो मांसाहारी पादप की श्रेणी में आता है। 38 नंबर सवाल का बी विकल्प है वो राइट आंसर होगा। फिर 39 में पीएच मान, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। निगेटिव से फोटो बनाने वाले काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक और दूध की शुद्धता का मूल्यांक। तो पीएच मूल्यांकन है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाने का काम करता है। और पीएच मूल्यांक है वो 1 से लेकर 14 तक होता है और उसमें अगर 7 से अगर नीचे अगर किसी भी की पीएच वैल्यू है तो वो पदार्थ है वो अम्लीय है, और अगर 7 से अगर उसकी वैल्यू है वो अधिक है, पीएच वैल्यू अगर अधिक है तो वो क्षारीय होगा। 40 में सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वह है जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही हाइड्रोजन बम है वो अपने धमाके के तहत फूटते हैं। तो सूर्य पर है वो हीलियम और हाइड्रोजन बम है, उनके संयुक्त रूप से धमाके होते रहते हैं जिसके कारण नाभिकीय संलयन में संयुक्त होकर ऊर्जा है वो लगातार बहती रहती है और इसी के वजह से सूर्य से हमारे को लगातार ऊर्जा है वो प्राप्त होती रहती है। फिर है गहरे समुद्र के गोताखोर को निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन मिश्रण। तो गहरे समुद्र के गोताखोर हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों गैसों के मिश्रण का अपने सांस लेने में प्रयुक्त करते हैं। 41 में ए नंबर का विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर 42 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए और उन पर ये पूछा है और नीचे इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से कथन हैं वो सही हैं। अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है और शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हालांकि इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है। तो इनमें जो सही विकल्प है अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा है वो प्रयोग में लाया जाता है, ये सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है, जिसमें CaO का प्रयोग है वो होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जिप्सम का के प्रयोग में प्रयुक्त होता है। तो इसमें विकल्प नंबर 4 है, डी है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 43 में एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया और पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उस पर पानी का उत्प्लावन बल
बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा और एक समान रहेगा। तो इसमें जो उत्प्लावन बल है वो एक समान रहेगा कि एक पत्थर है उसको गहरे तालाब में अगर फेंका गया है, वो जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उत्प्लावन बल है वो एक समान उस पर रहता जाएगा। 44 में लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट कि एक लिफ्ट है उसमें व्यक्ति खड़ा है और उसका वास्तविक भार है वो कब अधिक होगा, ये हमारे से पूछा है। जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही हो, नीचे की ओर त्वरित हो, नियत वेग से नीचे जा रही हो और ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो, तो वास्तविक भार से अधिक होगा जब लिफ्ट है वो ऊपर की ओर त्वरित हो रही होगी, तब यानी कि व्यक्ति का भार है वो ज़्यादा होगा। 44 में डी विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 45 में फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वर्षा की मात्रा, समुद्र की गहराई और ध्वनि की तीव्रता। तो फेदोमीटर है उसका उपयोग है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता है उसको मापने के लिए सीस्मोग्राफ, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज और ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल के तहत मापते हैं। फिर 46 में घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है। तो घड़ी में चाबी हम तभी लगाते हैं ताकि उसमें ऊर्जा है वो संचित हो जाए। तो ये जो भी ऊर्जा हम उसमें संचित करते हैं वो किस टाइप की ऊर्जा है ये हमारे से पूछा है। गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो घड़ी में जो ऊर्जा स्टोरेज होती है वो स्थितिज ऊर्जा होगी। सी विकल्प है वो राइट आंसर होगा। 47 में वृक्क प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का वृक्क ही लिया जाता है क्योंकि दोनों के वृक्कों का रक्त समूह एक जैसा होता है, दोनों के वृक्कों की उत्तक संरचना एक जैसी होती है, दोनों के वृक्कों का आकार एक जैसा होता है और दोनों के वृक्कों का आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। तो जो किडनी है अगर उसका ट्रांसफर करना हो तो निकट संबंधी का ही जो किडनी है वो ली जाती है। तो उसका कारण ये है कि दोनों के वृक्कों का आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। डी विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे के प्रश्न में रक्त को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन डी और विटामिन के। तो रक्त है उसका अगर शरीर से अगर रक्त है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर चोट लगने पर बहता है, अगर इस बीमारी का अगर इलाज करवाना हो तो हमारे को खाने में है वो विटामिन के है उसको शामिल करना होगा। तो डी है विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 49 के सवाल में 49 में पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है मिट्टी में लौह तत्व का होना, क्लोरोफिल का होना और खनिजों के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना और खाद व हवा में नाइट्रोजन का होना। तो पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल है उसी की वजह से जो पौधों के जो पत्ते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। तो 47 में बी नंबर का विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। अंतिम 50 नंबर के सवाल में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है डीसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए और डीसी वोल्टेज घटाने के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम एसी वोल्टेज, पहले एसी और डीसी में अंतर जान लेते हैं, और एसी जो धारा है अल्टरनेट करंट है जिसको प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा है उसमें बदलाव होता रहता है। जबकि डीसी है डायरेक्ट करंट है, दिष्ट धारा है, उसकी धारा का मान व दिशा है वो दोनों नियत रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है वो हम एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं, क्योंकि आगे से जो भी विद्युत है वो अगर ट्रांसफार्मर को प्राप्त होती है तो उसमें अगर आने वाली विद्युत है उसमें किसी भी प्रकार का अगर बदलाव हो रहा हो तो जो ट्रांसफार्मर है उस धारा को या अगर वो आगे से कम होगी तो उसको बढ़ा देगी और अगर ज़्यादा मात्रा है तो उसके जो वोल्टेज हैं उनको घटाने का काम है वो करता है।
तो ये आपके कुल 50 प्रश्न हैं, ये पूर्ण हो चुके हैं। और साथियों आपसे बता देते हैं कि आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे इस चैनल पर अन्य विषयों के भी अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन है वो अवश्य करें। और अगर चैनल पर आप पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, और ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।